एक वृक्ष की हत्या लेकर के बच्चों आज उपस्थित हूँ आपके बीच। आप देश के भविष्य हैं, आप सब भविष्य में कीर्तिमान यश स्थापित करें, मैं परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक कविता लेकर के, जिस कविता का शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचयिता हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण ने बताया है कि एक वृक्ष जो होता है वो हमारा एक ऐसा मित्र होता है जिसमें समर्पण की भावना होती है, त्याग की भावना होती है। वह गर्मी में, बरसात में, कपकपाटी ठंड में भी हमारी रक्षा के लिए हमारे घर के सामने टकटकी लगा करके सब कुछ सहता है और बदले में हमें उन तमाम बाधाओं से बचाता है जिन बाधाओं से हमारे लिए खुद से बच पाना खुद ही बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे हम लाख धनवान क्यों न बन जाए। मगर फिर भी हमारे अंदर उसके प्रति समर्पण, उसके अंदर स्नेह की भावना नहीं है। हम उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, तो हम अपने घर को बनाने के लिए हम उसकी कटाई कर देते हैं और बेसमय ही उसको मौत के घाट उतार देते हैं। प्रिय बच्चों, एक कवि जो होता है उसके कलम में अद्वितीय शक्ति होती है, उसके अंदर सबके प्रति पीड़ा होती है, उसके अंदर सबके प्रति करुणा की भावना होती है। एक कवि जो होता है वो कटते हुए पेड़ के दर्द को भी महसूस कर लेता है और उस पर कई कविताएं लिख देता है। कुंवर नारायण ने यही किया है इस कविता में। कुंवर नारायण ने इस कविता का शीर्षक रखा है एक वृक्ष की हत्या। अमूमन आप सुनते होंगे जो हत्या, इंसानों की हत्या अथवा किसी जीव जंतुओं की हत्या, मगर आपने प्रथम बार सुना होगा कि एक वृक्ष की हत्या अर्थात एक वृक्ष को मार गिराना। एक वृक्ष को मार गिराने का मतलब है कि हम अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि एक वृक्ष को यदि हम एक पराश्रय नहीं देते हैं, उसको यदि हम रक्षा उसकी हम स्वयं नहीं करते हैं, इसका मतलब है जो हम स्वयं खतरे को खुद को ही डाल रहे हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने से सदा ही नुकसान हमारा ही होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम एक वृक्ष को काट देते हैं तो इसमें नुकसान हमारा होता है। और इस कविता के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है कुंवर नारायण ने कि एक वृक्ष जो होता है वह हमारा रक्षक होता है, वह हमारा प्रहरी है। हमारी रक्षा करने के लिए वो अपना 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन और 365 दिन हमारी रक्षा में वो खड़ा रहता है और हम कृतघ्न बन जाते हैं और हम उसे बेवक्त ही उसको काट करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं और एक पल के लिए भी नहीं समझते हैं या सोचते हैं कि यह ना रहे तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वृक्ष की रक्षा करें। तो वृक्ष को रक्षा किए जाने से हमारा भविष्य किस प्रकार सुदृढ़ होगा, यही इस कविता का मूल संदेश है। इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस कविता से प्रथम प्रश्न है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। तो लिखेंगे कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता है क्योंकि जिस प्रकार कोई चौकीदार, चाहे वह बूढ़ा हो या फिर जवान हो, वह हमारी रक्षा में जिस प्रकार 24 घंटा तत्पर रहता है, उसी प्रकार एक वृक्ष भी कवि के लिए एक बूढ़ा चौकीदार की तरह है। कवि के घर के ठीक सामने एक वृक्ष था, उस वृक्ष को कवि ने चौकीदार कहा है क्योंकि कवि जब भी आया करता था तो उस वृक्ष को हमेशा ही वो खड़ा दिखता था और कवि को ऐसा लगता था कि मेरे न रहने के बावजूद भी, मेरी अनुपस्थिति में भी यह पेड़ मेरे घर के सभी सदस्यों की रक्षा करने के लिए तत्पर है और मेरे लिए पूर्णतः समर्पित है। तो इसीलिए कवि ने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। इस कविता से द्वितीय महत्वपूर्ण प्रश्न, कवि और वृक्ष में क्या संवाद होता है। तो लिखेंगे कवि और वृक्ष में संवाद होता है। कवि जो है एक कवि है और कवि जो है सो वृक्ष से भी संवाद करते हैं अर्थात बातचीत करते हैं। जब कवि बहुत दिन के बाद घर लौटते हैं और उस बूढ़े वृक्ष को देखते हैं तो उनके पास जाकर के जैसे ही वृक्ष के पास कवि जाते थे तो कवि को ऐसा लगता था कि पूछता था वृक्ष उनसे कि तुम कौन, तो कवि उसको जवाब देते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त। और कवि और वृक्ष के बीच पुनः एक ऐसा संवाद स्थापित होता था जो ऐसा लगता था कि जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में बातचीत हो रहा हो। तो कवि और वृक्ष के बीच में यही बात होता है कि वृक्ष पूछता है उनसे कि तुम कौन, और कवि उसको सप्रेम कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त। और फिर कवि उसके छांव के नीचे बैठ करके सुस्ताने लगते हैं और कवि को ऐसा लगता है कि उनके माथे पर उनकी माँ हाथ फेर रही है और उनको सुकून का अपार अनुभव हो रहा है। क्योंकि हम कितने भी थके क्यों न रहे, मगर जब हम एक वृक्ष के पास जाते हैं तो हमें ठीक वही एहसास होता है जो एहसास हमें अपनी माँ के गोद में बैठने से होता है। क्योंकि माँ के गोद में
बैठा हुआ छोटा सा बच्चा अपने तमाम गमों को भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार हम मानव जब पृथ्वी की शीतलता भरी छाँव में जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो कवि और वृक्ष में यही संवाद होता है। इस कविता से तृतीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है। तो लिखेंगे जो घर, शहर और देश के बाद कवि उन चीज़ों की बचाने की बात करता है जैसे नदियाँ, वृक्ष, इन चीज़ों की बचाने की बात करता है, क्योंकि यदि हम नदियों को नहीं बचाएंगे, यदि हम वृक्षों को नहीं बचाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं रहेगा। हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर तब तक है जब तक हम वृक्षों की रक्षा करते हैं, जब तक हम नदियों की रक्षा करते हैं, क्योंकि एकमात्र वृक्ष की रक्षा न करने से पर्यावरण पूर्णतः असंतुलित हो जाएगा। तो कवि कहते हैं कि जो घर, शहर को बचाने से पहले सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है कि हम वृक्षों को बचाएं, क्योंकि वृक्ष को यदि हम नहीं बचाएंगे तो हमारे लिए खुद भी बच पाना हमारा क्या है, तो यह असंभव है। इस पाठ से अन्य चतुर्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों। लिखेंगे एक वृक्ष का समापन करते हुए कवि अंदेशा करता है कि वो समय दूर नहीं जब जिस प्रकार लोग आज अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब जितने भी नदियां हैं उन नदियों का जल सूख जाएगा और पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो मिट्टियां हैं वो मिट्टी मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। तो कवि कहते हैं कि मुझे बचाना है वृक्ष को, मुझे बचाना है नदियों को सूख जाने से, क्योंकि यदि अगर अंधाधुंध कटाई करती जाती रही यदि वृक्षों की, तो वो समय दूर नहीं जब हम खुद को नहीं बचा पाएंगे और हर जगह मरुस्थल ही मरुस्थल नजर आएगा। न तो ससमय बारिश होगी, नदियों का जल भी सूख जाएगा और भूमिगत जल की क्षतिपूर्ति भी नहीं होगी। तो कभी इस प्रकार अंदेशा करते हैं, कभी यह फिक्र करते हैं अपने पर्यावरण को लेकर के, अपने मानव जगत के लोगों को करके, किस प्रकार आज मानव होने के नाते अपने तमाम कर्तव्यों को भूल रहा है और स्वार्थी बना हुआ है और वृक्षों के अंधाधुंध कटाई कर रहा है। तो कभी अंदेशा करता है कि वो समय दूर नहीं जब मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मानव आज कहीं ना कहीं उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है अपने अस्तित्व को समाप्त करने में। तो इसलिए मानव अपने अस्तित्व को समाप्त न करे, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि वह क्या करे, तो वह वृक्षों की रक्षा करे। इस पाठ से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है, यहाँ उसका क्या स्वरूप है। लिखेंगे जो रूपक भाव को, अपने मन के जो भाव होते हैं उसको अभिव्यक्त करने की एक विधा है, और यह एक ऐसी विधा है जिसके मदद से किसी न किसी को प्रतीक माना जाता है। तो इस कविता में रूपक माना गया है एक वृक्ष को, जिसको बूढ़ा चौकीदार का प्रतीक कहा गया है। और इस पाठ से छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूर से ललकारता कौन और मैं जवाब देता दोस्त, भाव स्पष्ट करें। लिखेंगे जो प्रस्तुत पंक्ति एक वृक्ष की हत्या कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कुंवर नारायण हैं, और उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जैसे ही कवि अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो पेड़ जो है सो दूर से ललकारता है कि तुम कौन। तो कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त, और कवि इस प्रकार जब कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त, तो पेड़ अपने लहलाते पत्तियों को कहता है कि यह हमारा दोस्त है, और पेड़ सन्नाटे में आ जाता है। तो इस प्रकार इस पंक्ति का यह भावार्थ हम लिखेंगे। और इस पाठ से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न सातवां, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। तो इस पंक्ति का भावार्थ हम लिखेंगे। जो प्रस्तुत पंक्ति एक वृक्ष की हत्या कविता से ली गई है, जिसके रचयिता हैं कुंवर नारायण, और उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि धूप में हो, चाहे गर्मी में हो या फिर बरसात में हो, हर मौसम में वृक्ष हमारे लिए समर्पित होता है। हर मौसम में वृक्ष हमारी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। जब अधिक बारिश होती है तो हम लोग अपने घरों में आ जाते हैं, चाहे हमारा घर फूस का हो, छत का हो, अथवा एल्वेस्टर हमारे घर के शीश के ठीक ऊपर रहे, छत हो, मगर फिर भी हम अपने घरों में चले आते हैं। और उस वक्त भी एक वृक्ष क्या करता है, तो एक वृक्ष हमारी हिफाजत के लिए बारिश की बूंदों को सहन करता है, बारिश के तीखे प्रहार को सहन करता है। उस चिलचिलाती धूप में, जेठ के दोपहरी में हमारे लिए एक पल भी धूप में बिताना बेहद ही मुश्किल होता है, मगर उस जेठ की दोपहरी में भी वो स्वयं के ऊपर कष्ट सहन करता है, धूप की तपिश को सहन करता है। कपकपाटी ठंड में, पूस की रात में, जहाँ एक ओर ठंड के कारण हमारा हाथ पांव कांपते रहता है, उस हाथ कांपते वाले दौर में भी एक वृक्ष हमारे लिए बाहर खड़ा रहता है और हमारे प्रति पूर्णतः समर्पित होता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वृक्ष की सेवा करें, वृक्ष की रक्षा करें, क्योंकि वृक्ष की रक्षा करने से सीधा मतलब है
स्वयं की रक्षा करना और वृक्ष को नुकसान पहुंचाने का सीधा सा मतलब है स्वयं को नुकसान पहुंचाना। तो यही इस कविता का मूल संदेश था, यही इस कविता के माध्यम से बताने की लेखक ने कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और किसी भी कविता के प्रश्न उत्तर को सटीक से बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम उस कविता के मूल अर्थ को ही समझ लें। इसीलिए मैं शुरुआत में आपको इंट्रो में मैं बता देता हूं कि इस कविता का मूल भाव क्या है। किसी भी कविता को गंभीरता से पढ़ने के लिए, उसके प्रश्न उत्तर को बनाने के लिए आप एक एक पंक्तियों के अर्थ को जब समझ जाएंगे तो आपसे उस कविता में पूछे गए तमाम प्रश्नों को आप हल करने के काबिल बन जाएंगे। इसलिए जब भी किसी कविता का अवलोकन करें तो अवलोकन करने से पूर्व क्या करें, तो उसके तमाम पंक्तियों को पढ़ें, पंक्तियों के अर्थ को समझने की कोशिश करें, तब निश्चित रूप से आपसे तमाम प्रश्न बन जाएंगे। देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप माता पिता का सपनों को साकार करने के काबिल बने, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं न आए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप भविष्य में एक दिन कीर्तिमान यश स्थापित करें। धन्यवाद।